So guys, here I have picked top 10 questions which I found repetitive and which even I thought when I was giving my board exams. So I'll be answering all of those in detail, and this can be the video. If you guys watch it till the end, I'm pretty much sure that all your doubts regarding board exams are surely gonna be cleared up. So yes, now let's get started. So the first question is how to score good in math being an average student. So many of you might have taken standard math because you want to take PCM after your 10th grade. So scoring good in standard math is quite an important thing. तो बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड मैथ एंड बेसिक मैथ दो मैथ डिविजन्स होते हैं ग्रेड 10th में, इन विच बेसिक मैथ इज फॉर द पीपल हु डोंट रियली वांट टू गो इनटू द मैथमेटिकल स्ट्रीम्स, बट स्टैंडर्ड मैथ इज फॉर द पीपल हु वांट टू टेक मैथमेटिक्स इन देयर हायर क्लासेस. एंड स्टैंडर्ड मैथ बेसिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बेसिक मैथ से, ऐसा कहा जाता है. सो नाउ ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम्स आई हैड ऑल्सो टेकन स्टैंडर्ड मैथ बिकॉज currently I am an PCM student. So yeah, now scoring good in standard math, there are very basic things which you have to do. First of all, open up your NCERT and go through each and every single line of it. I know it might sound weird कि NCERT का एक लाइन पढ़ने के लिए तो लोग इंग्लिश या फिर लिटरेचर सब्जेक्ट्स में बोलते हैं, बट गाइज मैथ्स में इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज MCQs में इस बार का पैटर्न एंड जनरल पैटर्न्स में दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ MCQs. तो MCQs में जनरली दे आर दीज डेज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT. जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं या कुछ चीज़ें NCERT छोटी लिखती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो MCQ में आपको 1 मार्क दे सकती है, दैट टू इन सेकेंड्स. तो मेक श्योर यू गो टू द NCERT एंड आप एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज देयर हैव बीन नंबर ऑफ टाइम्स वेयर CBSE हैज आस्क्ड द एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT, एंड यू गाइस आई स्वेयर टू गॉड दोज क्वेश्चंस आर ऑलवेज सो इजी बिकॉज NCERT का लेवल 12th ग्रेड में 11th ग्रेड में मतलब इन जनरल मैथमेटिक्स का NCERT लेवल बहुत आसान होता है. एंड अगर आप एक बार NCERT पूरी अच्छे से कर लो 1-2 बार, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू आर गुड टू गो एंड यू विल श्योरली स्कोर रियली गुड मार्क्स. रही बात कि आपको कोई रेफरेंस बुक लेनी चाहिए NCERT के लिए या कुछ ऐसा, तो यू कैन श्योरली गो फॉर RS अग्रवाल. उसके क्वेश्चन लेवल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप एक बार RS अग्रवाल कर लो बोर्ड एग्जाम्स तो मतलब 110% क्रैक्ड है, बिकॉज RS अग्रवाल के क्वेश्चंस दे आर जनरली मोर इन डेप्थ. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब ने NCERT एग्जाम्पलर नाम सुना होगा, क्योंकि NCERT ने अपने वेबसाइट पे भी CBSE ने अपने वेबसाइट पे भी उसको मेंशन किया है. सो यू कैन टेक द NCERT एग्जाम्पलर. उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके NCERT रिलेटेड ही होते हैं, बट देन दे आर ऑफ अ लिटिल हायर लेवल. सो दैट इज अ गुड बुक यू कैन टेक फॉर प्रैक्टिस. यू कैन ऑल्सो टेक ओसवाल के बुक्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी टाइम उनके क्वेश्चन से भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं, तो यू कैन डू दैट. एंड प्लस आज ये सब करने के बाद मेक श्योर टू सॉल्व द सैम्पल पेपर जो CBSE ने अपने वेबसाइट पे दिया है, बिकॉज CBSE सैम्पल पेपर प्रोवाइड करता है. यूजुअली जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वो उसी पैटर्न का होता है. जैसे लास्ट टाइम जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो मैथ्स में देयर वाज दिस वन पार्ट जिससे कोई क्वेश्चन नहीं था हमारे सैम्पल पेपर में, एंड हमारे क्वेश्चन पेपर में फाइनल क्वेश्चन पेपर में भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था. तो इसलिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू सॉल्व द CBSE सैम्पल पेपर एंड मेक श्योर आप हमेशा अपना टाइमर ऑन रखो व्हाइल यू सॉल्व इट, बिकॉज मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट इज द की. बिकॉज हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, nothing can happen. So for scoring good mark, time management is a very big thing in mathematics. So the next question is English grammar tips. So you guys, I'll be very honest, इंग्लिश ग्रामर में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड एग्जाम में. हमारे टीचर्स इंग्लिश को बहुत हाइप अप करके रखते हैं बोर्ड्स में कि भगवान जाने कहाँ से ही वो क्वेश्चंस डाल देंगे. बट हाँ, यू हैव टू रीड द NCERT ऑल द चैप्टर्स वेरी वेल, बिकॉज कभी होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस पूछ देते हैं. तो उसके लिए यू हैव टू रीड द NCERT एकदम अच्छे से, सो दैट यू नो कि मतलब उस स्टोरी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. आप एक बार NCERT पढ़ो, उसके बाद NCERT के सारे बैक क्वेश्चंस करो, ठीक है. उसके बाद ग्रामर पे जाए तो ग्रामर में भी देयर यूजुअली योर स्कूल प्रोवाइड्स यू बुक्स फॉर ग्रामर. मेरे में आई गेस फुल मार्क्स करके एक बुक थी विच माई स्कूल हैड प्रोवाइडेड एंड दैट इज अ ब्रिलियंट बुक. उसमें सारे NCERT के सॉल्यूशंस भी थे, प्लस उसमें ग्रामर टॉपिक्स के आंसर्स भी थे. मतलब यू हैव लेटर राइटिंग, देन यू हैव आर्टिकल्स, तो
वो सब। एंड प्लस आपको ग्रामर में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए. मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर राइटिंग, बिकॉज कभी कभी फ्लो में हम लोग को कोई टॉपिक लिखना होता है, उसके बाद हम लोग गोल घुमा घुमा के किसी और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं. तो वो चीज़ नहीं करनी है. यू शुड बी ऑलवेज ऑन पॉइंट, बिकॉज CBSE आपके पॉइंट्स के मार्क्स देखता है. एंड इंग्लिश में योर प्रेजेंटेशन मैटर्स दी मोस्ट. आपको अगर यूर राइटिंग एन आंसर, मे इट बी अ 2 marker, मे इट बी अ 3 marker और अ 5 marker, योर प्रेजेंटेशन इज वॉट काउंट्स. तो अगर आपने एक क्वेश्चन, एक आंसर लिखा है, उसमें थोड़ा कंटेंट कम है, लेकिन इफ यू हैव प्रेजेंटेड इट वेरी वेल, मतलब वेरी वेरी वेल, तो द एग्जामिनर गिव्स यू मार्क्स पूरे. बिकॉज एग्जामिनर के पास इतने टाइम नहीं होता कि वो एक पेपर में खोद के दिखे कि उस स्टूडेंट ने क्या लिखा है. दे ऑलवेज चेक फॉर कीवर्ड्स एंड उस स्टूडेंट ने एग्जैक्टली लिखना क्या चाह रहा है. एंड देन इंग्लिश में दे चेक ऑब्वियसली योर ग्रामर एंड स्टफ एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट. तो आप एक आंसर लिखते हो, मेक श्योर टू गिव एन इंडेंट, यू कॉल इट एन इंडेंट आई गेस. जब यू राइट एन आंसर, उसका जो फर्स्ट लाइन होता है आप उसको थोड़ा साइड से चालू करते हो. ये बहुत छोटी चीज़ है, बट ये बहुत डिफरेंस लाता है आपके पेपर कैसा दिख रहा है उसमें. एंड देन ब्लैक पेन एंड अलग पेन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिंपली यूज अ ब्लू बॉल पेन एंड मेक योर पेपर लुक अमेजिंग. एक पेंसिल होनी चाहिए साथ में और एक स्केल होना चाहिए. आफ्टर एवरी क्वेश्चन मेक श्योर यू हैव दैट पेंसिल का लाइन, बिकॉज दैट प्रिटी मच डिफरेंशिएट्स बिटवीन 2 ऑफ योर आंसर्स. उसके बाद अगर आपका 5 marker है, मेक श्योर यू हैव एन इंट्रोडक्शन, योर मेन बॉडी एंड योर कंक्लूजन. कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग उसको मिस कर देते हैं एंड उसकी वजह से उनके मार्क्स भी जाते हैं. बट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक और चीज जिसमें जनरली बहुत लोग अपने मार्क्स लूज करते हैं, वो है राइटिंग द टाइटल ऑफ योर स्टोरी. मतलब कि मेरे साथ मेरे स्कूल एग्जाम्स में भगवान जाने कितनी बार हो चुका है. मतलब मैंने पूरा पेपर अच्छे से लिखा है, लेकिन मैंने उस एक स्टोरी का टाइटल नहीं दिया, तो वो बहुत खराब होता है. मतलब जरूरी नहीं है वो आपको बोले कि गिव अ टाइटल टू द स्टोरी एंड राइट इट. दे जस्ट माइट से दैट राइट द स्टोरी एंड आपको वो टाइटल लिखना ही है. मतलब यू कैन नॉट मिस इट. द ग्रामर हैज दैट मार्क्स इंक्लूडेड फॉर योर टाइटल. सो वो तो करना ही करना है. उसके बाद आप जब स्टोरी लिखते हो तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में दिया रहता है द स्टार्टिंग के फ्यू लाइंस. सो मेक श्योर यू राइट दोज एज वेल. बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम्स में आलस नहीं करना है लिखने से. यू शुड राइट एज मच एज यू कैन. So next is Sanskrit tips. So tips for Sanskrit, I think I can pretty much give them because मैंने 10th में संस्कृत लिया था and I was a bad student in Sanskrit. मतलब मैं उतनी अच्छी नहीं थी, मेरा ग्रामर उतना अच्छा on the point नहीं था संस्कृत का. But then मैंने बहुत मेहनत की है. मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैंने कितना प्रैक्टिस किया है मेरे संस्कृत के एग्जाम के लिए. So basically सीन ये था, हमारा एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइडेड था. तो टर्म 1 में मेरे उतने अच्छे संस्कृत में नहीं आ पाए थे. एंड देन आई रियलाइज कि हाँ एक्चुअली मेरा ग्रामर का बेस बहुत वीक है संस्कृत में. सो आई रियली हैड टू वर्क अपॉन इट. एंड देन बाद में इन माई टर्म 2 आई स्कोर्ड वेरी वेल इन संस्कृत. आई गेस मेरे हार्डली 1 या 2 मार्क गए होंगे संस्कृत में. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. एंड द ओनली थिंग आई डिड वॉज प्रैक्टिस. संस्कृत में अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, यू कैन क्रैक 10th ग्रेड संस्कृत लाइक दिस. मतलब जो आंसर्स होते हैं ना वो इतने सिंपल होते हैं. एक तो हार्डली यू हैव टू राइट एनीथिंग. हर चीज MCQ में होता है. एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आपको बस सबके टेबल्स याद होने चाहिए. द बेसिक इकारांत उकारांत वो सारे टेबल्स ऐसे रट्टे होने चाहिए. मतलब आपको एक भी मिस नहीं होना चाहिए. फिर हर एक ग्रामर कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में लिखा है वो आपको अपने फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए. मेक श्योर यू सॉल्व द CBSE सैम्पल पेपर. दिस इज अप्लाइड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. मतलब CBSE जो सैम्पल पेपर देता है, डू नॉट टेक इट लाइटली. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट लिटरली गिव्स यू अ जिस्ट कि CBSE इस साल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व इट. प्लस आपके टीचर्स आपको ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देते होंगे. मेक श्योर आप संस्कृत में सॉल्व करो. आई स्वेयर मतलब संस्कृत में प्रैक्टिस से ना आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो. दैट टू इन नॉट मेनी डेज. मतलब संस्कृत के लिए आपको उतने दिन डेडिकेट करने की भी जरूरत नहीं है. बट अगर आपने बहुत एफिशिएंटली इतने दिन भी 10 दिन भी अगर प्रैक्टिस कर ली ना, आई एम श्योर कि आपका संस्कृत बहुत अच्छा हो जाएगा. आई फॉलोड दिस वन यूट्यूब चैनल कॉल्ड मास्टर साहब. अगर आप लोग एक संस्कृत स्टूडेंट हो, आई थिंक आप लोग ने वो चैनल देखा होगा. थोड़ा अंडररेटेड है बट आई स्वेयर टू गॉड
दैट पर्सन, दैट टीचर वॉज द वन जिन्होंने मेरी संस्कृत की नैया पार करा दी. मतलब कहाँ से कहाँ हो गया मेरा संस्कृत. एंड मैंने उनके हर एक लेक्चर फॉलो किए. ऐसा नहीं किया मैंने कुछ डिच नहीं मारा. जो टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चंस वो करा रहे थे, मैं हर चीज़ यूट्यूब पे, आई डिड नॉट टेक एनी कोर्स और एनीथिंग, मैंने यूट्यूब पे ही उनसे सीखा. एंड आई एम प्रिटी मच श्योर अगर आप भी वो करोगे, यू आर गोना रॉक योर संस्कृत एग्जाम. एंड संस्कृत इतना स्कोरिंग होता है कि मतलब आपके एवरेज परसेंटेज को ना बहुत हाई कर सकता है. तो डोंट अंडर एस्टिमेट संस्कृत एंड मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट. बिकॉज हिंदी स्टूडेंट्स एंड संस्कृत स्टूडेंट्स में एक ही डिफरेंस आता है, बिकॉज संस्कृत इज वेरी स्कोरिंग एंड हिंदी में उतनी मार्क्स नहीं आ पाते. तो यू कैन ऑब्वियसली इंक्रीज योर स्कोर्स मोर देन द हिंदी स्टूडेंट्स. सो या दैट वॉज वन टिप फ्रॉम माई साइड. So the next question is that is NCERT enough for boards? So I think that yes, NCERT is enough for 10th boards. Mind you that I am talking only about 10th grade in this video. मैं 12th grade 11th grade का कुछ नहीं बोल रही, but 10th grade में NCERT is more than enough. आपको केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, PCM के लिए NCERT इज द की. मतलब आप ऑब्वियसली बाकी क्वेश्चन बैंक्स भी ले सकते हो, बट अगर आपने एक बार पूरी NCERT 2-3 बार कर ली है, सो यू आर ऑल सेट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस ना इतने भयानक नहीं आते. CBSE ऑलवेज ट्राइज कि हर एक स्टूडेंट पास हो उनके एग्जाम्स में. एंड अगर आप अच्छे से NCERT की एक एक लाइन करके जाओगे, so there is nothing else to worry. You can pretty much give all your exams like this. and ये सारे एग्जाम्स में लागू होता है. I'm not even kidding. मतलब मैंने आई गेस केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में आई डिड नॉट यूज एनी रेफरेंस बुक्स. मैंने बस कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक्स यूज किए थे, वो भी मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. बट देन मैंने सिर्फ NCERT किया. मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मेरे पास है काफ़ी रेफरेंस बुक्स, बट एंड मोमेंट में ऑब्वियसली नहीं हो पाता हर चीज़, तो मैंने सिर्फ NCERT किया एंड मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया. सो येस, दैट इज़ द की फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. गो ऑन, डू NCERT. आई स्वेयर टू गॉड NCERT इज़ अ गॉड. मतलब बहुत अच्छी बुक होती है. ओके. एंड 10th की तो स्पेशली बहुत अच्छी है NCERT. पढ़ने में तो मज़ा भी आता है. आपके SST वगैरह में NCERT तो इतना अच्छा है. जैसे मेरे को अभी भी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो जो एक फर्स्ट पेज पे पेंटिंग है ना नेपोलियन की, मेरे को अभी भी याद है. मतलब मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की थी एंड उसका क्वेश्चन आया भी था. मतलब वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है ना जो हमेशा रिपीट होते हैं. मतलब SST में तो आपको ऐसे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे कि मतलब हर साल वो लिटरल एवरी ईयर रिपीट हुआ है. तो यू कैन ऑब्वियसली यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस. एंड वो 5 मार्कर्स वगैरह होते हैं, तो यू कैन ईजिली स्कोर दोज मार्क्स. लाइक सब आपके हाथ में होते हैं वो मार्क्स. तो do NCERT very very well. So next is that how to complete your syllabus on time. तो completing syllabus on time totally depends on you कि आपने कितने दिन पहले से चालू की है आपकी तैयारी. But then एक सीक्वेंस होना चाहिए कि आप मतलब अपना चैप्टर्स कैसे रीड कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चैप्टर के लिए से 2-3 दिन लगा रहे हो. So that is not done. You should at least complete अभी के टाइम पे, मतलब अभी का टाइम फ्रेम लूँ, एक दिन में एक चैप्टर तो करना ही करना है. मतलब दैट इंक्लूड जो चैप्टर, उसके बैक क्वेश्चंस एकदम अच्छे से. तो ये तो मतलब करना ही है. देयर इज नो अदर चॉइस. मतलब आई कैन नॉट गिव यू गाइस टिप्स की हाउ टू स्कोर 100 on 100 एग्जाम के 5-10 दिन पहले. वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी. बट देन अभी से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक मान लो बहुत टाइम है. एक 10th रीडर के हिसाब से यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. उस प्रेशर में नहीं रहना कि मुझे मतलब 1 महीने पहले तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए वरना मैं क्या करूँगा लाइफ में. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड कंप्लीट ए सिलेबस. अच्छा, अच्छे से स्लो एंड स्टडी भी कंप्लीट करो, बट द रिजल्ट शुड बी फ्रूटफुल. मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब बस पढ़ रहे हैं और वैसे ऊपर से जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए. आपको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए. नेक्स्ट इज दैट हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्टडी. तो स्टडिंग आवर्स मैटर नहीं करते. आई वंस अगेन वांटेड टू से दैट कि मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन कितना फ्रूटफुल है. मतलब आप हो सकता है 5-10 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में, बट देन एट द एंड आप जो पढ़ रहे हो आपको अगले दिन यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. सो दैट डज नॉट मेक सेंस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग. सो अगर आप एक दिन में 2 से 3 घंटे भी इफ यू आर स्टडिंग वेरी एफिशिएंटली, लाइक you are not distracted, you are just studying 2 to 3 hours at one set, और you know थोड़ा ब्रेक लेके भी चलता है. So I think that is quite enough for a 10th grader. मतलब I think एक 10th grader को मतलब ऐसे रात भर पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं होती. मैंने तो नहीं पढ़ा था एटलीस्ट, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि यू कैन प्रिटी मच स्टडी फॉर लाइक 2 to 3 hours अच्छे से एक दिन में. एंड
बाकी 1-2 घंटा ऐसे डाइसी स्टडी होता है कि आप घूम रहे हो और बस हाथ में बुक है एंड यू आर जस्ट काइंड ऑफ talking about the answers or you're just thinking about this, so that is different. But as a fruitful study, 2 to 3 hours I think is a pretty decent time for a 10th grader. The next question is that should we give up on everything during boards? And by this I mean giving up on all your co-curriculars, all your hobbies. So the answer is a big fat no. मतलब you should not be doing that. It is your 10th board exams. You should enjoy. मतलब many people think कि 10th board बहुत ही बड़ी डील होती है and मतलब हमारे टीचर्स भी इसको इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि मतलब 10th बोर्ड्स है, सब छोड़ो, मतलब कोई नीचे खेलने नहीं जाएगा, सब अपना जो काम धाम बंद करके सिर्फ पढ़ाई पे बैठो. ऐसा नहीं होता. मतलब मैंने तो रादर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी अपने बोर्ड टाइम पे. मैं अपने बोर्ड्स में हर दिन व्लॉग कर रही थी. वी यूज्ड टू अपलोड एवरी अल्टरनेट डेज. मैं अपने सारे बोर्ड एग्जाम के व्लॉग्स भी डाले हैं. फिर मैं उसको फिल्म भी करती थी. उसके बाद आई यूज्ड टू डू माई कथक. मैं बाकी सब ऐसे बहुत चीज़ मैं करती थी. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ नहीं छोड़ा था. रादर मैं हर चीज़ और अच्छे से करती थी. बिकॉज वेन यू स्टडी ना, एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मतलब आप 24/7 नहीं पढ़ सकते हो एंड प्लस यू आर अ 10th ग्रेडर, सो यू बेटर इंजॉय. 10th बोर्ड्स आर नॉट अ बिग डील एंड आई एम प्रिटी श्योर जब आप देख आओगे ना, यू विल ऑल्सो फील द वेरी सेम. बिकॉज 10th बोर्ड्स ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मज़ेदार होता है. स्कूल के एग्जाम्स ज़्यादा टेरिफाइंग होता है. बिकॉज स्कूल वाले ना इतना डिफिकल्ट पेपर सेट करते हैं कि आपको मतलब बोर्ड एग्जाम के टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई हो ही गया मेरा सत्यानाश, मतलब कुछ होने ही नहीं वाला है. तो ऐसा कुछ नहीं है. बोर्ड एग्जाम्स बहुत फन होते हैं. सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. बिकॉज हायर ग्रेड्स में मतलब आजकल तो और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत मैटर करते हैं. मतलब अगर मैं अभी किसी को जाके बोलूँगी कि दैट आई एम अ क्लासिकल कथक डांसर, इट वुड मेक अ बिग डिफरेंस. बिकॉज मतलब क्लासिकल डांसिंग इज समथिंग नॉट एवरी वन डज दीज डेज. तो ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपकी हॉबी हो एंड यू रियली रियली इंजॉय डूइंग इट, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन मेक अ डिफरेंस. एंड प्लस ऐसे अगर आप आउटसाइड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, सो योर हॉबीज, ऑल दो सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग, दे मैटर अ लॉट एंड मेक श्योर यू डू नॉट लीव देम. बहुत मतलब आपका बहुत बुरा स्टेज होगा अगर इफ यू लीव ऑल योर को करिकुलर्स एंड जस्ट स्टडी 24/7 10th में. बिकॉज यू रियली हैव टू डू इट इन 12th. आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. बट 10th में तो एटलीस्ट बिल्कुल ही मत करना ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज दैट हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स. सो आई एम वेरी श्योर कि हर स्कूल में ये होता है. मतलब सिर्फ मेरे स्कूल की हालत नहीं थी कि बोर्ड एग्जाम के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले स्कूल को अपने सारे प्रोजेक्ट्स याद आते हैं. आपको आर्ट इंटीग्रेशन करना है, हर चीज़ करना है. एंड एक तो वो आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, आई हैव अ पर्सनल हार्ड लेवल राइवलरी विथ इट. मतलब मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद था वो आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट. क्योंकि 1, वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट था. 2, मुझे हमेशा ऐसे ग्रुप मेंबर्स मिलते थे जो काम ही नहीं करते थे और मुझे मतलब उनको ऐसे धक्का मारो कि भाई काम करो, चलो जल्दी प्रोजेक्ट बनाओ. तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है एट अ पॉइंट एंड दैट इज द रीजन आई नेवर लाइक्ड ऑल दोज प्रोजेक्ट्स. बट हाँ, यू हैव टू डू इट, यू हैव नो अदर ऑप्शन. मतलब कैसे मैनेज करें, तो मतलब जस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट आई मीन इन अ वीक फ्रॉम व्हेन योर टीचर गिव्स इट टू यू. मतलब ज़्यादा उसको डिले मत करो. टीचर जब देती है उसका 1 हफ्ते का टाइमलाइन लो एंड सबमिट इट. बिकॉज जनरली प्रोजेक्ट्स उतने लंबे नहीं होते जितना हम सोचते हैं. तो यू कैन प्रोबेबली कंप्लीट इट इन अ वीक मैक्स. मतलब आराम से करोगे तो 1 हफ्ते में तो हो ही जाएगा. सो येस, दैट इज हाउ आई यूज टू मैनेज माई प्रोजेक्ट्स. एंड देन या मेक श्योर टू कीप ऑल योर जर्नल्स ऑल्सो कंप्लीटेड. बिकॉज वो भी काइंड ऑफ मार्क्स इंक्लूड करते हैं आपके बोर्ड्स में. योर नोटबुक्स, जर्नल, एवरीथिंग रियली काउंट्स व्हेन यू आर अ 10th grader. So make sure you complete all of those in time too. And then the next is that what should be the preparation strategy. So the ultimate preparation strategy is NCERT. Oh my god, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ भाई NCERT, बट ठीक है, क्या होना चाहिए. फर्स्ट यू गो थ्रू योर NCERT, अच्छे से उसको पढ़ो, ठीक है. सेकेंड, यू कैन ऑल्सो वॉच यूट्यूब पे 1 short वीडियो ऑफ दैट टॉपिक जो आपको करना है, जो चैप्टर करना है. उसके बाद थर्ड, आप NCERT के बैक एक्सरसाइजेस सारे अच्छे से कर लो. मेड बी द इंटेक्स, द एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग अच्छे से होने चाहिए. देन फोर्थ, यू शुड सॉल्व PYQs जो आपको काफ़ी सारे अलग अलग बुक्स, वेबसाइट से मिल सकता है. तो सॉल्व PYQs. देन उसके बाद यू शुड सॉल्व द CBSE का क्वेश्चन पेपर. Then you should after you're done with all those things, आप वापस एक राउंड रिविजन करो and you're pretty much good to go. So that is how I prepared for my board exams. And then the final and the last question is that what is board exam really like? मतलब once you go into the center, what exactly happens with you?
तो बोर्ड एग्जाम ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, बिकॉज द डे यू एंटर योर बोर्ड एग्जाम सेंटर यू विल फील सो अकम्प्लिश्ड. मतलब आप एग्जाम नहीं भी दिया होता, ठीक है, लेकिन इतना अकम्प्लिश्ड फील होता है कि मतलब क्या ही करके आ रहे हैं हम स्कूल से. मतलब इतना अच्छा लगता है. एक तो जनरली आपको दूसरा सेंटर मिलता है तो यू गेट टू एक्सप्लोर अ न्यू स्कूल, बट उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि क्या होता है कि ऑल योर क्लासमेट्स आर विथ यू. मेरे तो सारे क्लासमेट्स को लगभग एक ही क्लासरूम में मिली थी, बट हमें ऐसे कुछ था नहीं, हम लोग उतना बात नहीं कर रहे थे उसमें, तो इतना कुछ था नहीं कि एक ही क्लास में मिला है. और ऐसे मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है कि हाँ अननोन लोगों के साथ, कुछ लोग तो हैं इनको मैं जानती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे दोस्त ऐसे स्कैटर्ड हो जाएंगे. कुछ लोग रहते हैं आपके क्लासरूम में भी रहते हैं. एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम चालू होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहती है चीज़ें कि मतलब आपको अपना ID कार्ड रहना ही चाहिए. यू शुड हैव एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट. आपका राइटिंग पैड, योर फाइल, वॉट एवर यूर कैरिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट. तो वो तो एक है. यू शुड हैव योर वाटर बॉटल ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. तो ये सारे रूल्स तो रहते हैं. ये तो बहुत बेसिक रूल्स हैं. यू शुड हैव योर एडमिट कार्ड विथ यू. एंड उसके बाद जब आपका एग्जाम चालू होने वाला होता है तो द इन्विजिलेटर दे ब्रिंग इतना बड़ा ऐसे एनवेलप टाइप्स जिसपे ऐसे फुल ऑन रेड सील स्टैम्प रहता है. सो मूवीज में दे देते हैं ऐसे रेड स्टैम्प रहता है, तो फुल वैसा रहता है. उसके बाद दे शो इट टू यू कि देखो भाई सब ऐसे बंद बंद है, आप चेक कर लो. उसके बाद 2 लोग को बुलाते हैं कि आप साइन करो कि हाँ आपने देखा है कि दिस इज सील्ड एंड हम लोग कुछ ऐसे इलीगल स्टफ नहीं कर रहे इसके साथ. तो वो होता है. उसके बाद वो ओपन करते हैं तो उसमें एक और पैकेट रहता है और वो एक और पैकेट भी सील्ड रहता है. तो वो दिखाते हैं कि देखो भाई दोनों सील्ड है. फिर वापस साइन करवाते हैं. तो वो होता है. उसके बाद दे ओपन एंड ऐसे मस्त क्वेश्चन पेपर निकलता है उससे. एनीवेज हाँ ऐसे मस्त क्वेश्चन पेपर्स देते हैं वो लोग. उसके बाद आप लिखो, चेक होगा, बस और कुछ नहीं है. ऐसे इन्विजिलेटर्स भी हो सकता है आपको काफ़ी चिल और अच्छे भी मिल जाए कि वो आपको 24/7 ऐसे घूरते नहीं रहेंगे. मतलब कुछ इन्विजिलेटर होते ना कि आप बैठे हो तो आपके सर पे खड़े होकर आपका क्वेश्चन पेपर देखेंगे. नहीं ऐसे होते हैं, कुछ कुछ तो होते हैं, बट हो सकता है कुछ कुछ नहीं भी हो. एंड यू कैन प्रोबेबली इवन टॉक टू देम एंड स्टफ. बट हाँ जनरली यू रादर शुड प्रेफर स्टेइंग क्वाइट इन द बोर्ड एग्जाम सेंटर, बिकॉज पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या आ जाए और वो आपको बोले कि नहीं तुम तो बात कर रहे थे, यू आर गॉन. सो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है. एकदम मस्त इंजॉय करो. जनरली मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो सुबह सुबह जाओ, एग्जाम दो एंड आ जाओ. बस यही होता है. एंड या दैट वर द 10 questions which I wanted to answer regarding 10th board exams, and I hope this was quite helpful for all the students out there. So yes, make sure to comment down below अगर आपके पास और भी कोई questions हो तो I'll try and answer those too. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. If you guys stayed till the end, make sure to comment down this emoji. And yeah, I'll meet you guys in the next video. Till then, stay safe and keep watching.